रोड सड़कों का जाल बिछ रहा है, एनटीपीसी बना सर चौसा आप में। कह रहे हैं कि मोदी जी आए बड़ा जी वो कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय प्रतिनिधि नहीं जीत के आए तो जनता की छोटी छोटी समस्याओं दुख दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रशांत किशोर जी के इंडोर्समेंट की उसमें ज़रूरत नहीं है। मोदी जी जब आते हैं तो फैक्ट और डेटा के साथ बात करते हैं। ये वजह कई सारी हो गई ना, उस समय थोड़ा सा गठबंधन में भी चिराग जी नहीं थे, बहुत सारी सीटों पर वो इंडिपेंडेंट लड़ गए, उससे हमें नुकसान हुआ। तैयारी मतलब आप चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे? मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, चिकित्सा का भी और राजनैतिक भी। जनता के पास अच्छा विकल्प होगा तो निश्चित रूप से जनता अच्छे और बुरे के बीच में चुनाव करेगी। आरोपी के एडवांस से एडवांस स्टेज में भी ट्रीटमेंट इलाज होता है और हम ऐसे लाखों बच्चों को नेत्रहीन होने से बचा पा रहे हैं। आज वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, लगभग 15-20 लोग पूरे बिहार में आरोपी पर अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके चलते आरोपी, एक समय में जो बिहार में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था, आज की तारीख में आरोपी के एडवांस से एडवांस स्टेज में भी ट्रीटमेंट इलाज होता है। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड का पॉडकास्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव है और लगातार चुनाव के इर्द गिर्द ढेर सारी बातें हो रही है। एक तरफ एनडीए गठबंधन पूरी तैयारी में है तो दूसरी तरफ महागठबंधन इस तैयारी में है कि इस बार एनडीए की नहीं बल्कि महागठबंधन की सरकार बने। लगातार दोनों तरफ से तैयारी चल रही है। इन सब के बीच जन सुराज भी अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। इस बार चुनावी मैदान में ढेर सारे नए नए चेहरे भी दिखाई देंगे। हम सबसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आज न्यूज़ रूम में हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के आँख के इलाज के लिए आई स्पेशलिस्ट सत्य प्रकाश तिवारी सर। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। बहुत बिजी रहते हैं, लगातार पटना में इलाज करते रहते हैं, रेटिना के बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन आज इन्होंने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, पहले तो यही होगा कि चुनाव नज़दीक है, जाहिर तौर पर ये चुनाव के इर्द गिर्द हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। जब आपसे बातचीत कर रहे हैं तो आप चुनाव भी लड़ेंगे, ये तमाम बातें भी राजनीति में चल रही है। पहले तो ये बताइए कि चुनाव चल रहा है और आप किस तरह ग्राउंड पे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं चुनाव की कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मैं बता दूँ, मैं एक चिकित्सक हूँ, चिकित्सा में रत हूँ, अपना कार्य करता हूँ। इसके अलावा लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और इससे जुड़े संगठनों से जुड़ा रहा हूँ। 1990 से मैं स्वयंसेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। उसके बाद जब 2000 में MBBS में आया तो एनएमओ का सदस्य, जो नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन है। 2013 से मैं प्रैक्टिस में हूँ, पटना में काम कर रहा हूँ, अपना क्लिनिक शुरू किया और काम कर रहा था। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का भी सदस्य हूँ और पिछले 3-4 सालों से मेरे पास संगठन की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं और इन संगठन की जिम्मेदारियों को मैं एक ईमानदारी से निभाने का प्रयास करता हूँ। अब चूँकि कोई भी आप कार्य करते हैं एक राजनीतिक दल में जुड़कर, चाहे वो संगठन का काम हो, चाहे बूथ स्तर पर या विधानसभा में या मंडल में या जिले में या प्रदेश में, तो ये स्वाभाविक है कि लोगों की नज़र जाती है कि शायद ये चुनाव लड़ने की तैयारी। मतलब आप चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे? मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, चिकित्सा का भी और राजनैतिक भी। चुनाव इस दौरान है, मैं ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ कि हाँ मुझे चुनाव लड़ना है। लेकिन साथ ही अगर पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है, कोई दायित्व देती है, तो बिल्कुल हम उस दायित्व का भी अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये तो चिराग पासवान वाली बात होगी। चिराग पासवान कह रहे हैं कि नहीं, बिहार से चुनाव लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते हैं। देखिए, वो कह रहे हैं, उनकी अपनी कुछ सोच होगी। जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, पार्टी के संगठन में काम कर रहा हूँ निश्चित रूप से, और जो एज ए डॉक्टर मैं काम करता हूँ। और ये संयोग की बात है कि जो मेरा क्षेत्र है, जहाँ से मैं आता हूँ, नैनीजोर गांव है, ब्रह्मपुर विधानसभा है, और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जब से गठन हुआ 1980 में, पहले जनसंघ हुआ करती थी हमारी पार्टी, और 1980 से भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही है और काफ़ी मजबूत सीट रही है। और ये संयोग की बात है कि जिस गांव से मैं आता हूं, नैनीजोर से, 4 बार वहां के लोग चुनाव लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, 4 लोग 1980 से, और 2 बार विधायक भी बने हैं। तो मैं जिस गांव से हूं, जिस क्षेत्र से आता हूं, और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हूं, तो ये स्वाभाविक रूप से चला जाता है लोगों के मन में कि कहीं ये चुनाव की तैयारी तो नहीं है। लेकिन मेरे तरफ से ये कोई किसी तरह के चुनाव की तैयारी नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, पार्टी आगे जो भी जिम्मेदारी देगी उसका पालन करेंगे। बिल्कुल सर। जब मैं आपके चिकित्सा की बात करती हूँ, एज अ प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं, तो पटना में आपका अस्पताल है, आप सेवा दे रहे हैं और लगातार कई सालों से दे रहे हैं।
डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और पटना के बड़े डॉक्टरों में आपका नाम है। आप जब इनके अस्पताल के आसपास जाएंगे तो बहुत भीड़ रहती है। लोग ये भी कहते हैं कि जो कहीं इलाज नहीं हुआ वो डॉक्टर साहब के पास हो जाता है। ये तमाम बातें लगातार चलती रहती है। आप कई साल से सेवा दे रहे हैं, एज अ डॉक्टर आप सेवा दे रहे हैं, लेकिन राजनीति में जब क्यों आना हुआ सर, पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आपने जो सवाल पूछा, एक तो कि जो राजनैतिक एक विचारधारा के प्रति जुड़ाव तो रहा ही है। जब मैं बच्चा था 1990 में, तो मैं मिडिल स्कूल में पढ़ा करता था, तब से हम लोग संघ जाया करते थे, और जब मेडिकल कॉलेज में आया तो एनएमओ से जुड़ गया। तो राजनैतिक एक सोच तो थी ही। अब जब हम काम करते हैं और सफल भी हैं, अपने कार्य से संतुष्ट भी हैं, एज ए डॉक्टर अस्पताल का भी हम एक्सपेंशन भी करते रहते हैं, नई जो मशीनें हैं, इक्विपमेंट है, लाते हैं, उस कार्य से भी फुर्सत कम मिलती है। लेकिन फिर भी क्यों राजनीतिक रुचि है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो कहीं भी एक खाली स्थान होगा, तो उस स्थान को कोई ना कोई भरेगा। और फिर जब अच्छे लोग भागेंगे राजनीति से दूर, तो फिर ऐसे लोग आएंगे जिनके आने के बाद जनता ही कहेगी कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं हैं। तो बिल्कुल सर, ढेर सारी बातें होती है राजनीति में। वही लोग आते हैं जिन पर मैं साफ शब्दों में कहूँगी जो गुंडागर्दी करते हैं। ये तमाम बातें लगातार चलती रहती हैं। हम देखते भी हैं कि जिसका पॉलिटिकल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पीछे बहुत आदमी होने चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपके पास है, वही पॉलिटिक्स में आता है, यही लोग करते हैं। लेकिन जो साधारण व्यक्ति हैं, जो सेवा कर रहे हों, या आम लोगों की मैं बात करूं, तो वो लोग राजनीति में नहीं आते हैं। लेकिन आप आए हैं, आप कह रहे हैं कि जब अच्छे लोग आएंगे तो ही अच्छे लोग ही राजनीति में दिखाई देंगे। बिल्कुल, इस राजनीति में जो अच्छे लोगों की कमी है उसको भरने के लिए मेरा ये निश्चित रूप से मानना है कि जो भी लोग आ सकते हैं, अपने कामों के अलावे समय दे सकते हैं, समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, उनको बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए, आना चाहिए। ज़रूरी है जो पढ़े लिखे हैं, जो युवा हैं, जो कोई अन्य विषय के विशेषज्ञ हैं, लेकिन वो अपने विषय के इतर भी समाज सेवा कर सकते हैं, राजनैतिक रूप से सक्रिय होकर देश की सेवा कर सकते हैं, प्रदेश की सेवा कर सकते हैं, उनको बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। जब ऐसे लोग आएंगे, जनता के पास अच्छा विकल्प होगा, तो निश्चित रूप से जनता अच्छे और बुरे के बीच में चुनाव करेगी। अगर जनता के पास मान लेते हैं कि दो मुख्य पार्टियां लड़ रही हैं और दोनों में वैसे ही बाहुबली छवि के लोग होंगे, जिनके राजनीतिक जो पास्ट का रिकॉर्ड होगा वो अच्छा नहीं होगा, साफ़ सुथरा नहीं होगा, तो जनता भी मजबूर होगी, आखिर किसी न किसी को तो वोट देगी। लेकिन जब जनता के पास अच्छा एक विकल्प होगा, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे राजनीति में सुधार की प्रक्रिया ऐसे ही शुरू होगी और लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बाहुबली की हम बात कर रहे हैं। ढेर सारे बाहुबली बिहार की सियासत में देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों के बीच ये भी कहा जाता है कि राजनीति ऐसा दलदल है, अगर आप गए तो फंस के रह जाएंगे, साधारण व्यक्ति की नहीं हो पाती है। कैसे स्पेस बना पाते हैं? देखिए, राजनीति में भीड़ तो है ही। अभी जैसे मोदी जी का आपने उद्देश्य सुना होगा, कई बार उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में भी कहा है कि मैं 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, किसी बड़े नेता के घर से नहीं आते हैं, रिलेशन में नहीं है। तो आखिर इस सोच के पीछे जो ये उनका जो वक्तव्य है, इसके पीछे कौन सी सोच है? उनका यही सोच है कि जो लोग राजनीतिक परिवार से नहीं हैं, तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी छवि लेकर आएंगे, और जब ऐसे 1 लाख युवा आएंगे, हो सकता है सभी न सफल हों, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सफल लोग होंगे जो अच्छे भी होंगे, जिनकी एक अच्छी राजनीतिक सोच होगी, जिनका जीवन बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा, और धीरे धीरे वो राजनीति में जब मजबूत होंगे तो देश की राजनीति का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। अच्छे लोग रहेंगे और राजनीति, वैसे लोग हो सकता है अनेक अलग अलग पार्टियों में भी जाएंगे तो हर पार्टी में सुधार होगा, और जब ये सुधार होगा और ऐसे लोग जब चुन के आएंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, तो देश का और राजनीति का भी एक अच्छा उज्जवल भविष्य सामने होगा। बिल्कुल सर, राजनीति में आप आए हैं, हमने बाहुबली के बारे में बात की। आप क्रांतिकारी परिवार से आते हैं, इसके बारे में जरा सा हमें बताइए। देखिए, हमारा गांव, जैसे कि मैंने बताया कि नैनीजोर बहुत बड़ा गांव है, 26,000 एकड़ का मौजा कहा जाता है, बड़ी एक आबादी है, अभी लगभग 50,000 की जनसंख्या है। ये 18 मार्च 1929 की घटना है, अब आज से लगभग 96 साल पहले। उस समय भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का,
और हमारा जो गांव है वो डुमरांव महाराज की रियासत के अंदर हुआ करता था। लोग डुमरांव महाराज को लगान दिया करते थे। बाद में अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे सभी रियासतों पर अपना नियंत्रण कर लिया और डुमरांव महाराज की रियासत में भी मैनेजर अंग्रेज हुआ करता था जिसका नाम था मिस्टर डफ। तो हमारे गांव के लोग जब अंग्रेज मैनेजर हुए तो गांव के लोगों ने लगान देना बंद कर दिया कि भाई हम अंग्रेज़ों को लगान नहीं देंगे, हम स्वतंत्र हैं, हम नहीं देंगे लगान। अब मिस्टर डफ आए, कई बार वार्निंग दी, ज़बरदस्ती लगान वसूलने की कोशिश की। मेरे परदादा उस समय हुआ करते थे स्वर्गीय रामराज तिवारी, वो गांव के मुखिया हुआ करते थे उस ज़माने। तमाम बातें याद हैं? ये बातें मैं अभी हमारे गांव में एक कार्यक्रम हुआ था तो हमारे पूर्व विधायक हैं 94 साल की उम्र, मैंने उनके जन्म से 2 साल पहले की बात रही होगी, स्वामीनाथ तिवारी जी वो बता रहे थे। इसके अलावे कुछ दिनों पहले, कोविड से जस्ट पहले, पटना यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग के एक बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर की किताबें लिखी हैं, प्रोफेसर के.एम. तिवारी। तो वो मेरे पास पूरा दस्तावेज लेकर आए थे, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। उसमें जो घटना हुई थी उसकी FIR कॉपी थी, पटना हाई कोर्ट ने 16 लोगों को सज़ा सुनाई थी, उसका रिकॉर्ड था। और मुझसे डिस्कस कर रहे थे, हम लोग प्लान कर रहे थे कि इस पर एक किताब छपवाई जाए, क्योंकि वो घटना इतनी बड़ी थी कि आप मानिए कि शाहाबाद में भारत का स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ है उसमें 1857 में बाबू कुंवर सिंह का जो आंदोलन था उसके बाद की माना जाए तो सबसे बड़ी घटना थी। लोगों ने लगान देना बंद कर दिया। अब अंग्रेज़ जो मैनेजर थे मिस्टर डफ, वो अपनी सेना लेके आए। सेना में बंदूक सिर्फ उन्हीं के पास थी, बाकी उनके सिपाही लाठी डंडे और भाले वाले थे। गांव के लोगों ने लाठी भाले से उनकी सेना का मुकाबला किया। 2 लोग उसमें वहीं शहीद हुए, जीतन तिवारी और मुसन तिवारी। उनकी डबल बैरल गन थी, उन्होंने 2 फायर किया। उसके बाद वो लोड नहीं कर पाए, गांव के लोगों ने उनको नीचे गिरा दिया और उनकी सेना भाग खड़ी हुई और अंग्रेज़ मैनेजर वहीं मारे गए। और लोगों ने भय के माहौल में उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके गंगा नदी में मछलियों को खिला दिया, उनके कपड़े जला दिए गए। वहाँ एक रातों रात गौशाला बना दी गई, 100-200 गायें ले आके, ताकि कोई एविडेंस ना मिले। जब बाद में अंग्रेज़ फोर्स आई और कहीं से कोई एविडेंस नहीं मिला, कुछ पता ही नहीं चला, ना उनका कोई बॉडी पार्ट, ना कोई कपड़े, ना कुछ, फिर भी अंग्रेज़ ने शक के आधार पर लगभग 30-32 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 16 लोगों को सज़ा हुई। मेरे जो परदादा थे रामराज तिवारी और उनके भाई थे श्री किशोरी तिवारी, ये दोनों लोग जेल गए और आरा सेंट्रल जेल में थे और उसके बाद जेल से कभी वापस नहीं आए। जेल में ही उनका देहांत हो गया। आपके परदादा जी जी, लेकिन उस घटना के बाद से किसी भी, न तो डुमरांव महाराज के रियासत के अधिकारी की, न अंग्रेज़ की हिम्मत हुई कि गांव में जाएं, ज़मीन से लगान वसूल करें या ज़मीन की नीलामी करके किसी और को दे दें। और हमारा गांव आज़ादी के समय तक भी बिना लगान दिए अपनी ज़मीन पर अपने दम के आधार पर कब्जा करके रहा। तो ये एक बड़ी घटना थी जिसका रिटन एविडेंस भी है। और मुझे वो प्रोफेसर के.एम. तिवारी का देहांत हो गया कोविड में, नहीं तो मैं चाहता था कि वो किताब हम लोग पब्लिश करें। मैं डेटा कलेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर उनके घर से मुझे वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। पहले पता थे या? बिल्कुल, गांव में एक लोग जानते हैं ये मैनेजर। और इस पर बहुत बड़ा एक लंबा आंदोलन भी चला है। 18 मार्च को ग्राम गौरव दिवस हुआ करता था, जो हमारे विधायक थे स्वामीनाथ तिवारी जी, और उन्होंने पूरे बिहार में हर गांव में ग्राम गौरव दिवस मनाने का एक प्रचलन किया था, जिसमें हर गांव में कोई महत्वपूर्ण बात हुई हो तो उसको मानते हुए और किसानों को और गाँवों को जागृत करने का ये बहुत बड़ा उनका आयोजन था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी सहयोग किया करती थी। लेकिन बाद में फिर चेंज हुआ, फिर प्रदेश अध्यक्ष यशवंत सिन्हा जी बन गए थे, तो उस ज़माने में उन्होंने सपोर्ट खींच लिया, तो वो ग्राम गौरव दिवस के कार्यक्रम बंद हो गए। नहीं तो ये बात एक लोगों को पता है, ये कोई दबी छुपी बात नहीं है और ये गांव का एक बच्चा जानता है। सर, आप क्रांतिकारी परिवार से आते हैं, तो अब मुझे हैरानी नहीं हो रही है कि एक साधारण सा व्यक्ति जो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, सेवा दे रहा था, लेकिन उसने चुना कि मुझे राजनीति में आनी है। मुझे थोड़ी सी भी हैरानी नहीं हो रही है जानकर, क्योंकि आमतौर पर हम बड़े हैरान होते हैं कि जब आप खुद डॉक्टर हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो क्यों राजनीति में। शायद इस सवाल का जवाब मिल गया। आपके बारे में एक और बात कही जाती है कि आप आरोपी, एक ऐसा बीमारी जो इमेच्योर बच्चे में हो जाता है, तो इसके बारे में बताइए कि आप आए तो इस बीमारी का इलाज हो रहा है। जी देखिए, ये एक बीमारी कहते हैं ROP, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी।
होता क्या है कि जो भी बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं, जैसे नॉर्मली बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रहता है, उसके बाद जन्म होता है तो उसका पूरा शरीर मैच्योर रहता है। कई बार कुछ मेडिकल कंडीशन में या आजकल जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहे हैं, तो इसमें बच्चे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में जन्म ले लेते हैं। ऐसे बच्चे अविकसित बच्चे होते हैं। IVF के बच्चों को ज़्यादा जी रिस्क होता है? ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि IVF में क्या होता है कि चूंकि IVF में जब भी इंड्यूस की जाती है प्रेगनेंसी, तो ट्विन या ट्रिपलेट 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं, और जब भी माँ के पेट में 2-3 बच्चे होते हैं तो समय से पहले जन्म होने का खतरा ज़्यादा रहता है। या कई बार प्रिकॉशन में कि कहीं लेट होने से बच्चे में कोई विकार न उत्पन्न हो, तो डॉक्टर सेफ्टी के, चूँकि वो सारी प्रेगनेंसी प्रीसियस प्रेगनेंसी होती हैं, माँ बाप को 10 साल 15 साल से बच्चे नहीं होते हैं तब वो जाते हैं IVF में, तो ऐसे प्रीसियस प्रेगनेंसी को बचाने का हर संभव प्रयास होता है। और कई बार समय से पहले बच्चों में थोड़ा भी स्ट्रेस दिखता है तो उन बच्चों को जन्म दिया जाता है, निकाल लिया जाता है ऑपरेशन करके। ऐसे सभी बच्चे अविकसित बच्चे होते हैं, प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं, और कई बार इनको NICU में रखा जाता है, जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि बच्चा शीशा में भर्ती है। ऐसे बच्चों के आँख का जो पर्दा होता है, रेटिना, उसमें विकार उत्पन्न होने का रिस्क रहता है, जिसे ROP कहते हैं। अब इस बीमारी में मैं जब MBBS के बाद MS कर रहा था, कानपुर में था, उस समय से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट था और मैं रेटिना फेलोशिप में गया, तो इस बीमारी पर मैंने विशेष कार्य किया, अलग से ट्रेनिंग भी ली। और जब मैंने पटना में आया तो मैंने देखा कि कहीं भी ROP का कोई विशेष कार्य नहीं होता था, प्रोएक्टिव तो कुछ भी नहीं था। किसी के क्लिनिक में कोई मरीज आ ही गया ROP की जांच कराने, तो जितना लोग देख पाते थे देखते थे और बोलते थे कि या तो दिल्ली चले जाइए, बॉम्बे जाइए, चेन्नई जाइए। लेकिन ये बीमारी में समस्या ये है कि अगर जन्म के 30 दिनों के अंदर सही से जांच होकर इलाज नहीं हुआ और लेट हो गया इलाज में, तो बच्चा पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता है। तो जब मैं आया तो मैंने इसमें एक्टिवली काम किया, बच्चों को स्क्रीन तो किया ही, सारे वैसे अस्पताल जहां NICU था, बच्चे अच्छी संख्या में भर्ती हों, उन डॉक्टरों से मिला, उनसे संवाद किया, उनको बताया बीमारी के बारे में, उनको अवेयर किया, उनको बताया कि हम ये इसका ट्रीटमेंट करते हैं और आप मरीजों को समय पर भेजिए। कई सारी CME की कॉन्फ्रेंस की, नियोनेटोलॉजिस्ट जो पीडियाट्रिशियन हैं, जो गायनी के लोग हैं, जो IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी का काम करते हैं। IVF के बारे में मैं खास तौर पर बात करना चाहूँगी सर, क्योंकि ना केवल देश में बल्कि बिहार में भी IVF लगातार बढ़ता जा रहा है। कितने सारे सेंटर्स खुले हैं, लेकिन उनमें ROP जैसी बीमारी का रिस्क ज़्यादा बढ़ता है, बढ़ जाता है एकदम। वैसे बच्चों में। मान के चलिए कि 90% इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बच्चे किसी न किसी कारण से जन्म समय से पहले होता है, और वो बच्चे अगर ICU में भर्ती होते हैं, ऑक्सीजन चलता है या ज़्यादा दवा देना पड़ता है उनको बचाने के लिए, तो ROP का रिस्क और बढ़ता है। तो आपको 30 दिन के अंदर जांच करानी है। इसके लिए मैंने पूरे बिहार में सुदूर पेरीफेरी में भी जाकर CME की टॉक्स दिए, लोगों को अवेयर किया। कहीं से कोई बच्चा अगर लेट आता था, ब्लाइंड हो जाता था, तो मैं रिकॉर्ड निकाल के जो डॉक्टर के ट्रीटमेंट में हैं उनको फ़ोन करके कि सर प्लीज़ आप 30 दिन के अंदर भेजिए। ऐसे कर कर के हमने बिहार को इतना अवेयर बनाया, और उसके बाद इतनी अच्छी बात हुई कि मेरे बाद की जनरेशन में जो बिहार में बहुत सारे आँख के डॉक्टर हुए जिन्होंने ROP में ट्रीटमेंट में महारत हासिल की, आज वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। लगभग 15-20 लोग पूरे बिहार में ROP पर अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके चलते ROP एक समय में जो बिहार में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था, आज की तारीख में ROP के एडवांस से एडवांस स्टेज में भी ट्रीटमेंट इलाज होता है, और हम ऐसे लाखों बच्चों को नेत्रहीन होने से बचा पा रहे हैं। तो ये मैं मानता हूँ अपनी एक मेडिकल फील्ड में मेरी अपनी विशेष उपलब्धि। मैंने पिछले 12 सालों में बिहार में ये अचीव किया, और मुझे बड़ी खुशी है। मैं देखता था कि ROP में समय पर स्क्रीनिंग के अभाव में बड़े बड़े ऑफिसर्स, पढ़े लिखे लोग, इवन डॉक्टर के भी बच्चे ब्लाइंड हुए हैं इस ROP बीमारी से, जो सक्षम है किसी भी तरह का जांच इलाज कराने, लेकिन आखिर बीमारी समय पर नहीं पता चलेगी तो उसका कैसे इलाज होगा। और इस वजह से जो बच्चे एक बार ब्लाइंड हो गए उनका फिर दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं हो पाता, और ये कितना बड़ा देश को भी लॉस है, राज्य को भी लॉस है। ये वो बच्चा जो एक देखता अच्छी आंखों से, वो प्रोडक्टिव होता है, देश के लिए कितना बड़ा काम करता, वो बच्चा स्वयं समाज पर और परिवार पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये इस विडंबना को दूर करने के लिए मैंने अपना बड़ा प्रयास किया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेडिकल फील्ड में आपने इतना बड़ा काम किया है। मैं जानना चाहूँगी सर कि मेडिकल फील्ड की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आप नैनी जोर गांव से हैं, एक छोटा सा गांव, वैसे तो क्रांतिकारी गांव है, लेकिन वहाँ से मेडिकल फील्ड में कैसे गए, फिर कैसे
पूरा डॉक्टर बनना हुआ? देखिए, मैं जब मैट्रिक तक तो गांव में ही पढ़ा था। हमारे जो हमसे बड़े भाई हैं वो मेडिकल वो पढ़ने में हमसे भी बहुत अच्छे थे, आगे थे। वो अपने ज़माने में जब मैट्रिक का बहुत टफ एग्ज़ाम होता था तो पूरे ज़िले में टॉप थे, और साइंस कॉलेज से पढ़ने के बाद पटना मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मोटिवेट किया। हम एक उनसे भी बड़े में, मैं 3 भाई हूँ, तो उनसे बड़े भाई थे वो भी पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के और उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में चयनित हो गए थे। तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, तुमको मेडिकल की ही पढ़ाई करनी है। मैं जब पटना आया, मैंने 1-2 साल तैयारी की और सिलेक्शन हुआ, और मैं पटना मेडिकल कॉलेज में मैंने MBBS पटना से ही आपने पटना तैयारी मेडिकल की? कॉलेज में, जी। और उस समय ये जब आजकल जैसे नीट होता था, तो उस समय CBSE प्री मेडिकल एग्ज़ाम हुआ करता था, और ऑल इंडिया में मेरी 438 रैंक थी। तो मैंने पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद MBBS ख़त्म करने के बाद MS ऑप्थेल्मोलॉजी में, जो आई में स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई है, वो कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद मैं उसमें भी सुपर स्पेशलाइजेशन विट्रोरेटिना, जो आँख के पर्दे की बीमारी का, उसके इलाज की ट्रेनिंग के लिए मैंने 2 साल फेलोशिप की अरविंद आई हॉस्पिटल पौंडीचेरी में। तो सन 2000 से 2013 तक मैंने पढ़ाई और ट्रेनिंग ली, और 2013 के बाद 4 साल तक मैंने पटना में एक दूसरे अस्पताल में काम किया, और 2017 से मैंने अपना अस्पताल शुरू किया, और उस समय से हम लोग लगातार सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 4 साल से टाइम्स ऑफ इंडिया की टाइम्स रैंकिंग में हमारा अस्पताल बिहार का नंबर 1 अस्पताल रैंक किया गया है लगातार 4 सालों से। तो हमने बेहतर सेवा देने का प्रयास किया है कि हमारे राज्य के लोगों को, और बिहार के हर ज़िले से हर दिन कोई ना कोई आदमी आता है, चाहे आप बांका हो, पूर्णिया हो, दरभंगा हो, भागलपुर हो, छपरा सिवान हो, मोतिहारी, बेतिया, आरा, बक्सर, बिहार के तो लोग आते ही हैं। झारखंड में पलामू से, गोड्डा से, हजारीबाग से, धनबाद से, उत्तर प्रदेश में देवरिया से, मुगल सराय से, गाजीपुर से, बनारस से, ऐसे दूर दूर जगहों से लोग आते हैं। एक विश्वास है उनका, और आते हैं, और हम अपना उत्तम प्रयास देते हैं, और ईश्वर की कृपा से उनकी बीमारी अगर ठीक होती है तो उनका विश्वास और बढ़ता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो हो गई मेडिकल फील्ड की बात। राजनीति में मैं फिर से वापसी करना चाहूँगी। राजनीति की हमने बात की, चुनाव नज़दीक है, और भले ही आप कहें कि मैं चुनाव की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जी, तैयारी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कहता हूँ कि चुनाव नहीं लड़ना है। देखिए, हम लोग पार्टी के प्रति डेडिकेटेड हैं। तैयारी सिर्फ संगठन को मजबूत करने की हो रही है कि संगठन कैसे मजबूत हो, एक एक सीट कैसे निकले। हमारी व्यक्तिगत तैयारी सिर्फ इतनी है, बाकी तैयारी पार्टी करती है कि कौन वहाँ अच्छा कैंडिडेट है, किसको टिकट देना है, किसको चुनाव लड़ाना है, किसके लड़ने से सीट निकलेगी। पार्टी ने जो निर्णय सुनाया उसके पीछे हम लोग एक अनुशासित सिपाही की तरह लग जाते हैं। मुझे चयनित करेगी, बहुत अच्छी बात है, मैं मेहनत करूंगा। मुझे नहीं चयनित करेगी तो भी मैं उसके दुगनी शक्ति से मेहनत करूंगा कि जिस पर भी पार्टी ने ये विश्वास जताया है उसे टिकट मिले, वो चुन के जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। बिहार में जो विकास की एक ट्रेन ने जो रफ्तार पकड़ी है पिछले 20 सालों में, उस ट्रेन, अभी जो राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत की एक्सप्रेस की स्पीड से विकास की ट्रेन जा रही है, वो आने वाले समय में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बिहार का विकास करे, और बिहार जो एक समय में बीमारू राज्य माना जाता था, वो इतना विकास करे कि हम बिहार को एक स्वर्णिम काल में देखें। भारत का स्वर्णिम काल बिहार के विकास के साथ ही वापस आएगा, ये मेरा एक मानना है। मैं इस बात के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, बिहार बहुत आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक भारत आगे नहीं हो सकता है। और इसके लिए मैं पूरा प्रतिबद्ध हूँ। मुझे ये विश्वास है कि बिहार में सिर्फ एक ही राजनीतिक विकल्प है, जो वर्तमान NDA गठबंधन है, जो बिहार को इस विकास के पथ पर सदा अग्रसर रख सकता है। अन्य कोई राजनीतिक विकल्प आज की तारीख में नहीं दिखता है। हम बक्सर लोकसभा सीट में, जो ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ के आप निवासी भी हैं और लगातार आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, तैयारी है कि आपकी पार्टी जीत हासिल करे, लेकिन वहाँ के जो सांसद है सुधाकर सिंह, उनका ये कहना है कि वहाँ की जितनी विधानसभा सीट है, जब वो सांसद बने वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जितनी विधानसभा सीट है सब पर RJD के कैंडिडेट जीतेंगे, इस बार के 2025 विधानसभा चुनाव में हम दिखा देंगे। देखिए, अब सुधाकर जी एक बार विधानसभा चुनाव लड़े थे तो हारे थे। इस बार सांसद बनने से पहले वो विधायक थे, 400 कुछ वोट से जीते थे।
बमुश्किल। उसके बाद सांसद भी बने तो बहुत कम मार्जिन से वो जीत पाया। अनेकों तरह के जो अंतिम फेज में थोड़ी सी राजनीतिक परिदृश्य में कुछ ऐसे बदलाव हो गए कि वो मुश्किल से जीत गए। उसके बाद उन्हीं की सीट पर उपचुनाव हुआ, उन्हीं के छोटे भाई चुनाव लड़े और बुरी तरह हारे। हमारा एनडीए का जो प्रत्याशी थे अशोक जी, वो जीत कर आए। और यही नहीं, इसी शाहाबाद रेंज में 2 उपचुनाव हुए और दोनों में एनडीए ने जीत हासिल की। तो उन्हें ये मैसेज ऑलरेडी क्लियर है। अब देखिए, कोई भी पार्टी या वो सांसद हैं तो वो ये थोड़े कहेंगे कि हमारी पार्टी हार जाएगी, आरजेडी एक भी सीट नहीं जीतेगी। वो तो कहेंगे कि हम सारी सीटें जीत जाएंगे। लेकिन जनता ने उनको दिखा दिया है अपना हिंट कि भाई आप गए विधानसभा छोड़ के लोकसभा, आप सीट हार गए और आने वाले चुनाव में भी वही होगा। पूरे शाहाबाद में इस बार कायाकल्प होगा। शाहाबाद के लोगों ने इस चुनाव में, देखिए एनडीए का प्रदर्शन 2020 में अच्छा नहीं था, बहुत कम सीटें आई, लेकिन शाहाबाद को ये ऐसा महसूस हुआ, उनके जनता को ये एहसास है कि शाहाबाद विकास की दौड़ में पीछे छूट गया। अगर वहाँ के स्थानीय, देखिए बड़ी योजनाएं तो हो ही रही हैं। मोदी जी अभी विक्रमगंज में आए थे, 50,000 करोड़ की योजना देकर गए। रोड सड़कों का जाल बिछ रहा है, एनटीपीसी बना सर, चौसा आप में। कह रहे हैं कि मोदी जी आए बड़ा जी, वो कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय प्रतिनिधि नहीं जीत के आए तो जनता की छोटी छोटी समस्याओं, दुख दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। कहीं छोटी सड़क है, गली है, नली है, लोगों के व्यक्तिगत काम है। अब ये तो मोदी जी के स्तर से होगा नहीं। इसी के लिए तो छोटे चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो शाहाबाद की जनता को बड़ी तकलीफ हुई कि उनके प्रतिनिधि कम थे, उनका कोई सुनने वाला नहीं था। और इस एहसास के साथ शाहाबाद की जनता दृढ़ संकल्प के साथ इस बार वोट करेगी कि हम बदल देंगे इस परिदृश्य को और एनडीए को भारी बहुमत से जिताएगी और पूरे शाहाबाद क्षेत्र में एनडीए की प्रचंड जीत होगी और बक्सर लोकसभा की सारी सीटें हम जीतेंगे। सुधाकर जी पैदल इस बार हो जाए, पैदल हो जाएंगे। आप मोदी जी की बात करें, मोदी जी लगातार कई बार बिहार आ चुके हैं, बिहार विधानसभा चुनाव है, फिर आ रहे हैं, लेकिन लगातार जब भी वो आते हैं, भाषण देते हैं, उनके भाषण को 2-3 लूपहोल निकाला गया है कि वो जब आते हैं जुमलेबाजी करते हैं, कुछ काम नहीं होता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जितना उन्होंने डेटा दिया, वो ये कहते हैं कि गुजरात में हम फैक्ट्री लगाएंगे और बिहार में ट्रेन चलाएंगे ताकि यहाँ के मजदूर जाकर गुजरात में नौकरी करें। देखिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रशांत किशोर जी के इंडोर्समेंट की उसमें ज़रूरत नहीं है। मोदी जी जब आते हैं तो फैक्ट और डेटा के साथ बात करते हैं। ट्रेन चलने में कोई क्या बुराई है? कहीं से अगर कम्युनिकेशन बढ़ रहा है तो इसमें क्या बुराई है? जब ट्रेन चलेगी नहीं तो मोदी जी ये कह रहे हैं ना कि यहाँ के मजदूर जाके नौकरी करें, यहाँ क्यों नहीं फैक्ट्री ऐसा कहीं नहीं कहा कि यहाँ के मजदूर जाके, वो अपनी बात मोदी जी के नाम से, देखिए प्रशांत किशोर जी जब चुनावी सभाओं में जाएंगे और मोदी जी का नाम नहीं लेंगे, नीतीश जी का नाम नहीं लेंगे, तो आखिर उन्हें सुनेगा कौन? कहेंगे कि प्रशांत किशोर ये चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो कौन सुनेगा? तो किसी भी व्यक्ति को जब खुद प्रतिष्ठा पानी हो या अपना नाम करना हो तो अपने से बड़े व्यक्ति पर नेचुरल है कि अटैक करेगा। लेकिन आप मोदी जी जब आते हैं तो आप देखिए ना कि क्या उन्होंने किया। बिहार में कितने सड़कों के जाल बिछे, कितने नए मेडिकल, जब मैं MBBS स्टूडेंट था तो 6 मेडिकल कॉलेज थे बिहार में, आज 40 से ज़्यादा हैं। एम्स एक चल रहा है, एक दूसरा एम्स बन रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाविद्यालय बन रहा है, 5000 से ज़्यादा बेड हैं यहाँ। इंजीनियरिंग कॉलेज IIT स्थापित हुआ, इसके बाद NIT का बड़ा कैंपस बन रहा है, निफ्ट बना, IIM बन रहा है। कितना कुछ करके दे रहे हैं मोदी जी। और जब ये सारी चीज़ें बन के आएंगी, यहाँ के युवा पढ़ेंगे लिखेंगे, तो क्या बिहार का विकास नहीं होगा? ये जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि बिहार का युवा जाके मजदूरी करता है, ये एक तरह से बिहार के युवाओं का अपमान भी कर रहे हैं। क्या वो ये कभी कहते हुए सुने गए हैं कि बिहार सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दे रहा है? यहाँ के युवा उद्यमी हैं, उद्यमशील प्रवृत्ति के हैं। अनेकों एग्जाम्पल हैं कि भाई यहाँ के अनिल अग्रवाल जैसे उद्यमी हुए जो इंग्लैंड में भी परचम लहरा रहे हैं। और तरह तरह के जो नए युवा भी हैं, कई बिहार से बड़े इंटरप्रेनर निकले जिन्होंने देश में अपना मुकाम हासिल किया। जो हमारे जैसे लोग हैं जो यहाँ रह के एक छोटा सा अस्पताल चलाते हैं, वहाँ भी 100 लोगों को रोज़गार दिए हुए हैं। तो इन चीज़ों की वो चर्चा नहीं करेंगे, बिहार की अच्छाइयों की चर्चा नहीं करेंगे।
खाली वो ये चर्चा करेंगे कि बिहार का युवा जाता है गुजरात में। मैं आपको बताऊं कि मैं द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन करने गया था 2 साल पहले, और वहाँ के गुजराती लोग बोल रहे थे कि यहाँ इस एरिया में जितनी बड़ी बिल्डिंग है सब बिहारियों के हैं। आए थे वो गोलगप्पा बेचने के लिए और इतने मेहनती हैं कि गोलगप्पा बेच के करोड़ों की बिल्डिंग बना ली, ज़मीन खरीद ली। यहाँ के सबसे शक्तिशाली, पैसे वाले और प्रभावशाली लोग बन रहे हैं। तो कोई बिहार का युवा जाके और कोई इंटरप्रेन्योरशिप करके और गुजरात में ही वो एक बहुत सफल व्यक्ति बन जाता है, तो इसमें क्या बुराई है? क्या बिहार और गुजरात के छोटे छोटे टुकड़ों में हम भारत को बांटेंगे? भारतवर्ष एक है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। हमारा यही तो एक सिद्धांत है कि भाई जब कश्मीर में भी धारा 370 थी, क्यों हमने विरोध किया कि एक देश में 2 संविधान और 2 विधान नहीं चलेंगे। और हमारा यही मानना है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में जाकर काम कर सकता है, अपनी जीविकोपार्जन कर सकता है, अपना बिजनेस व्यापार कर सकता है। एनडीए सरकार के बारे में एक और चीज कही जाती है, विपक्ष कहता है, ऑपोजिशन कहती है कि 10 साल में विकास तो नीतीश कुमार ने किया है। हालांकि ये जो अच्छे तरीके से बिहार को जानते हैं, समझते हैं, वो भी ये कहते हैं कि 10 साल में नीतीश कुमार ने, एनडीए की सरकार ने विकास किया, लेकिन अभी जो एनडीए की सरकार कर रही है कोई विकास का काम नहीं किया जा रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, कौन लोग ऐसी बातें करते हैं और किस दुनिया में रहते हैं। आप फैक्ट्स एंड डेटा पर बात करिए ना। यहाँ काम तो इतना तेज़ी से होता है। देखिए मेरे गांव की सड़क थी, नेशनल हाईवे जो है आरा बक्सर, वहाँ से मेरा गांव 14 किलोमीटर है। सड़क टूटी हुई थी, मैं उसके लिए सिर्फ एक बार जो ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जी हैं उनसे मिला, और मैं एक बार मिला और उन्होंने उसी से मैं डायरी में नोट किया और वो 25 करोड़ की सड़क बनने लगी। यहाँ इतनी सेंसिटिव सरकार है, यहाँ के मंत्री इतनी मेहनत करते हैं, जनता कोई काम लेके जाती है इतना त्वरित उस पर एक्शन होता है। सड़कों का जाल बिछा है। जब मैं मैट्रिक पास किया 1995 में, गांव में जाने की कोई सड़क नहीं थी। हम वो 14 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। पटना से गांव जाना होता था तो सुबह से शाम होती थी। 4 घंटे बस से गए 80 किलोमीटर, वहाँ से 4 घंटे में फिर पैदल गांव गए। आज मैं कई बार अपना काम 6-7 बजे ख़त्म करके गांव जाता हूं, कोई मीटिंग रहती है, कोई काम रहता है करके, और 10-11 बजे 12 बजे रात तक पटना फिर वापस आके अगले दिन काम करने लगता हूं। ये विकास नहीं है तो क्या है? आप बिहार में सड़कों का जाल देखिए, स्कूलों में विकास देखिए। जब मैं पढ़ता था तो 4 कमरे का विद्यालय था, आज 20 कमरे हैं, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, पुस्तकालय है, शिक्षक हैं, विद्यार्थी 93%। मैंने अभी प्रधानाध्यापक जी से चर्चा हो रही थी, 93% अटेंडेंस, एवरेज अटेंडेंस है बच्चों की। आप सोचिए कि कहाँ बिहार में एक एक चीज़ में कितना ज़्यादा काम हो रहा है। और यही बच्चे जब अच्छा पढ़ लिख के आएंगे तो देश का नाम रोशन करेंगे, बिहार के विकास के कर्णधार होंगे, भागीदार होंगे। बिहार का विकास उन्हीं के कंधों पर होगा। बिहार के विकास की जो नई इबारत लिखी जाएगी उसमें ऐसे युवाओं का हाथ होगा। हम उनको प्रोत्साहित करें, न कि दिन रात निगेटिविटी खोज के और उनको निराश करें कि अरे बिहार तो खाली मजदूरी करता है, गुजरात चला जाता है, बंगाल चला जाता है। नहीं भाई, आप अपनी आंखें खोलिए, देखिए कि बिहार के युवा क्या कर रहे हैं, और अच्छे एग्जाम्पल से दूसरे युवाओं को प्रोत्साहित करिए कि भाई आप ये कर सकते हैं, आप ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। आप सिर्फ बुराई और निगेटिविटी कर देखिए, उनकी मजबूरी है, वो विपक्ष है तो उनका काम ही है बुराई और निगेटिविटी खोजना। पॉजिटिव चीज़ों में भी निगेटिविटी खोजेंगे तो ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन बिहार की जनता अच्छी तरह समझ रही है कि हमारे मन में क्या है, हमारे अच्छाई के लिए क्या है, हमारे भविष्य के लिए क्या है, हमें किसको लाना है ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो, हमें बेहतर विकास। बिल्कुल, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आपके क्षेत्र में आपको रोड बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री से करना पड़ा कांटेक्ट, तब अशोक चौधरी ने वहाँ पर रोड बनवाया। वहाँ के विधायक है स्थानीय शंभूलाल यादव, वो क्या कर रहे हैं? शंभूनाथ यादव जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अब ये मंत्री जी ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब हमारे पास फंड की कमी नहीं है, आप कितनी सड़क लाइए हम बनवा देंगे। तब मुझे एहसास हुआ कि जो सड़क 5-7 साल 10 साल से क्षतिग्रस्त है वो नहीं बन रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधि है वो सोए हुए हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि वो सड़क बने, लोगों का विकास हो। और इन्हीं चीज़ों के लिए तो स्थानीय प्रतिनिधि की ज़रूरत है भाई। राज्य में एनडीए की सरकार है, केंद्र में सरकार है, लेकिन ये छोटी छोटी समस्याएं जब सरकार तक कोई लेके आएगा तभी तो सरकार उस पर एक्शन लेगी।
और इसी के लिए हमारे शाहाबाद की जनता को बेहतर प्रतिनिधि चुनने की ज़रूरत है, एनडीए के लोगों को चुनने की ज़रूरत है। हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो अपने कार्यों में इतने मशगूल हैं कि उनको जनता की फ़िक्र नहीं है, और वो आश्वस्त भी हैं कि जनता, उनको जो वोट देने वाली जनता है उसको तरह तरह के वो हालांकि लालच शाहबाद देते हैं। क्षेत्र में महागठबंधन का ऐसा मानना है कि हमारी पकड़ मजबूत है, एनडीए कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। देखिए, पकड़ मजबूत उनका मानना हो सकता है, और हमारी पार्टी ऐसी है कि चुनाव में या तो जीतती है या चुनाव से सीखती है। मान लीजिए कि शाहाबाद में हमारी पार्टी ने पिछले चुनाव में नहीं अच्छा प्रदर्शन किया। क्या वजह रहा सर? देखिए, वजह कई सारी हो गई ना। उस समय थोड़ा सा गठबंधन में भी चिराग जी नहीं थे, बहुत सारी सीटों पर वो इंडिपेंडेंट लड़ गए, उससे हमें नुकसान हुआ। कई अन्य कारण हो सकते हैं कि उस क्षेत्र में महागठबंधन ने जो अपने कैंडिडेट खड़े किए वो शायद स्थानीय समीकरण में वो बेहतर साबित हो गए। तो इस तरह 5 से साल में क्या बदला है? आप कह 5 रहे हैं, साल दावा में कर ये रहे हैं बदला है कि कि हमने अपने एक एक सीट को एनालाइज किया है, वहाँ के बूथ को, वहाँ के कार्यकर्ता को, सबको मजबूत किया है। पार्टी ने सारी चीज़ों को एनालाइज किया है। हमारा इस बार गठबंधन बेहतर है। जनता को इस बार भी एहसास है इस बात का कि नहीं, पिछली बार जो महागठबंधन के लोग जीत गए तो क्षेत्र का विकास पीछे छूट गया। तो जनता भी तो कोर्स करेक्शन करती है। जब एक बार जनता ने देखा कि नहीं, हमने इस गठबंधन को जिताया, महागठबंधन को, और हमारा सारा काम पीछे छूट गया, तो जनता स्वयं इस बार एग्रेसिव है, एक्टिव है कि नहीं, इस बार हम महागठबंधन के सारे उम्मीदवारों को उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो भी घटक दल के प्रत्याशी होंगे वो इस बार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। इसमें मुझे कोई शको शुबहा नहीं है, और आपको भी कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए। शाहाबाद में प्रचंड जीत साबित होगी एनडीए की। जाति कितना बड़ा फैक्टर है? जाति फैक्टर रहता है, जातीय फैक्टर तो रहता ही है, ये सच्चाई है। इसे हम अगर अस्वीकार कर दें तो लगेगा कि नहीं, सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है और एनडीए की सोच है कि कोई भी काम जात के आधार पर नहीं होता। एनालिसिस हो सकता है, जातीय जनगणना हो सकती है, उस जनगणना में पाया जाएगा कि कोई जात बहुत पिछड़ी हुई है तो उस जात के विकास के लिए प्रोएक्टिव काम हो सकता है। अगर ये देखा जाएगा कि किसी जात को उचित राजनैतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो उसके लिए काम किया जाए। जाति को हम इस तरह से देखते हैं। हमारा जो विरोधी गठबंधन है वो जाति को वोट बैंक से देखता है कि भैया फलाना जाति है तो ये तो हमको ही वोट देगा। जाति को बीजेपी तो वोट बैंक की तरह नहीं, जात को बीजेपी ने कभी वोट बैंक नहीं देखा। जाति को एक समूह के तौर पर देखा कि अगर कोई जात विशेष अपने जात की वजह से पिछड़ी हुई है, उस जात को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, तो हम उसको प्रतिनिधित्व देंगे। उसके विकास में कहाँ बाधा रह गई है उसको एनालिसिस करके उसको आगे बढ़ाने की योजना बनेगी। और जब ऐसी योजना आप सही काम करेंगे, सही योजना बनाएंगे, तो जनता आपको अपना मत देगी, चुनेगी। जबकि हमारा विरोधी गठबंधन है वो खोजता है कि भाई हमारे फॉर्मूला में कौन सा जातीय वोट बैंक सेट हो रहा है, कौन जाति हमको वोट देगी, उसी पर हम फोकस करें। तो जाति तो जब आदमी भारत में जन्म लेता है तो जाति के साथ जन्म लेता है। आप जात बदल भी नहीं सकते हैं। और जात के प्रति सामान्यतः लोगों का एक झुकाव होता है, क्योंकि जो भी एक हमारा जो वर्तमान समाज है, विशेष करके जो ग्रामीण परिदृश्य, वहाँ तो जात में ही बाकी रोटी बेटी का संबंध होता है लोगों का। ज़्यादातर कोई गांव ऐसे बसे हैं कि एक जात का कुनबा है वहाँ, तो ये चीज़ें तो रहती हैं। लेकिन ये चीज़ें राजनीति में एक वोट बैंक की तरह नहीं इस्तेमाल हो, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारी एनडीए सरकार है वही सुनिश्चित करती है। जो जाति पिछड़ी रह गई, जिसका विकास नहीं हुआ, उसको मुख्य धारा में लाया जाए, उसके कैंडिडेट को चुना जाए, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनको नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया जाए, समाज में उनकी स्थिति कैसे बेहतर हो, इसी के लिए जाति का महत्व है। इसके अलावा हमारी पार्टी में आपके क्षेत्र में यादवों की संख्या निर्णायक भूमिका में है? नहीं, ऐसा नहीं है। निर्णायक भूमिका में सिर्फ यादव नहीं है, वहाँ सभी जाति हैं हमारे क्षेत्र में, और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यादव ही निर्णायक भूमिका में है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि यादव हैं तो वो आरजेडी को ही वोट देंगे। यादव तो कह रहे हैं कि देखिए, ना ये केवल यादव बल्कि महागठबंधन कह रही है कि एमवाई समीकरण तो मेरा ही है। आप मेरे क्लिनिक में आइए, मैं सैकड़ों एग्जाम्पल दूंगा। आज का की भी एक घटना बताऊंगा कि मेरे गांव से एक यादव युवा ने फ़ोन किया, मुझसे परिचित भी नहीं था। उसके पिताजी को सीरियस प्रॉब्लम थी और पटना एम्स में गया और वहाँ इमरजेंसी में फुल था, बेड नहीं मिला, और उसने मुझे फ़ोन किया कि भैया बेड नहीं खे मिलत।
मैंने तुरंत वहाँ बात किया, मेरे बहुत सारे मित्र वहाँ प्रोफेसर हैं, उनसे बात किया, समस्या बताई। नहीं, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, और मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल 1 महीने पहले कि वहाँ हमारे विधायक जी से उसने संपर्क किया, सुधाकर जी से भी संपर्क किया, और उन्होंने कोई मदद नहीं की। उसका एम्स में नहीं हुआ दाखिला, मैंने दाखिला कराया, उसका इलाज कराया, और वो खुश हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं, मान लेते हैं कि 1 मिनट के लिए कि वो मुझे नहीं वोट देता है, मैं खड़ा होता हूँ, या भारतीय जनता पार्टी को नहीं वोट देगा, लेकिन उसने मुझे फ़ोन किया, मेरे गांव का है, मेरे क्षेत्र का है, मैं उसके लिए उतना ही तत्पर हूँ, मैं उसके लिए उतना ही काम कर रहा हूँ। वो हमारे क्षेत्र का व्यक्ति है तो मेरे लिए उतना ही नज़दीकी है। मैं उसकी मदद जाति देखकर नहीं करने जाऊँगा कि भाई ये हमारा वोट बैंक नहीं है। जबकि विरोधी गठबंधन में आप देखिए तो वहाँ हर निर्णय जात देखकर ही लिया जाता है। लालू जी की बातों को बिहार भूला नहीं ना है भाई, जो वो कहा करते थे और जो वो किया करते थे, वो उन बातों को कोई भूला नहीं है। तो वो उनकी जात के प्रति जो उनका परिदृश्य और देखने की जो ये है नज़रिया है, वो बिल्कुल अलग है, और हमारा नज़रिया बिल्कुल अलग। आप कह रहे हैं कि ब्रह्मपुर में विकास नहीं हुआ है, जाति देखकर वोट नहीं देते हैं लोग, तो शंभूनाथ यादव आप कह रहे हैं कि काम कुछ नहीं किया, कैसे जीत जा रहे हैं ऐसे लोग? यही देखिए, पहली बार तो 2015 में परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ी थी और नीतीश जी भी महागठबंधन में थे, तो उस समय वोटों का अलग पोलराइजेशन हुआ, वो जीत गए। 2020 में हमारे गठबंधन में वो सीट वीआईपी को चली गई, और वीआईपी के कैंडिडेट बिल्कुल नए थे, और लोजपा भी अलग लड़ गई, तो इस कारण एनडीए के वोटों का बिखराव हो गया, और जनता में भी कन्फ्यूजन की स्थिति रह गई कि भाई किसको दें। जो एनडीए के समर्थित प्रत्याशी हैं वीआईपी पार्टी से, उनको दें, इस बार या बीजेपी को फिर मिलेगी? इस बार ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, गठबंधन के सहयोगी मिल बैठकर तय करेंगे। बीजेपी को मिला अति उत्तम, बीजेपी को नहीं मिल के किसी हमारे गठबंधन सहयोगी को मिलेगा तब भी हम उतनी ही मेहनत से काम करेंगे। हमारा तो काम है पार्टी के निर्णय को जन जन तक पहुंचाना और अपना प्रयास करना, अपना योगदान देना। जो सेतु, विकास का सेतु, जैसे भगवान रामचंद्र ने जब रामेश्वरम से सेतु बांधा श्रीलंका तक, तो उसमें एक गिलहरी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कंकड़ उठाकर लाती थी। उसी गिलहरी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अयोध्या में लगाई है। आप कभी जाएंगे अयोध्या तो देखेंगे, तो उससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमारा कितना भी छोटा प्रयास हो, हम एक गिलहरी की तरह ही क्यों ना हो, लेकिन उस सेतु को बनाने में हमारे द्वारा उठाए गए कंकड़ का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो हम वही गिलहरी का प्रयास कर रहे हैं कि भाई क्षेत्र में हमारे प्रयास से 10 वोट, 20 वोट, 1000 वोट, 2000 वोट बढ़े, एनडीए वहाँ जीते, और जीतकर ऐसी बहुमत की सरकार बने कि बिहार का विकास पटरी से उतर ना पाए। एक अंतिम सवाल कि नए चेहरे को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस बार अगर बीजेपी ने किसे भी टिकट दिया, अगर आपको टिकट मिलता है, आप चुनाव लड़ते हैं, तो लोग ये भी कहते हैं ठीक है, हमारा जो स्थानीय विधायक है इसी को वोट दे देते हैं, या नया चेहरा आएगा कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर अगर अभी वो लोग ढेर सारी बातें कह रहे हैं लेकिन जब चुनाव जीत जाएंगे तो दिखेंगे भी नहीं। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके विपरीत परिस्थिति है क्षेत्र में। चूँकि मैं संगठन के काम से दिन रात क्षेत्र में रहता हूँ, तो लोगों में इस बात की ही डिमांड है कि नए चेहरे को लाना चाहिए। लोग भी पुराने जो विकल्पों हैं उससे बहुत खुश नहीं हैं। स्थानीय विधायक से तो बिल्कुल ही नाराज़ हैं। वो तो इतने खुद अपने कार्यों से फंसते जा रहे हैं। उनके गांव की सड़क इतनी टूटी हुई थी कि उनकी गाड़ी फंस गई थी और ट्रैक्टर से खींचना पड़ा। वो अपने गांव जा रहे थे और उनकी स्कॉर्पियो फंस गई थी। तो जनता जो हमारे क्षेत्र की है उनको उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर है, और जनता को भी ये भरोसा है कि स्वच्छ छवि का कोई उम्मीदवार मिले, ताकि हम ज़ोर शोर से उसके पीछे जाएं, मतदान करें। और ये हमारे आपके डिस्कशन से भी ज़्यादा बड़ी बात है कि पार्टी को इस बात की जानकारी ज़्यादा होगी। पार्टी कई स्तरों से तैयारी कर रही है, और जो बेहतर विकल्प होगा उसको पार्टी देगी टिकट, और उसे हम लोग जिताएंगे। हमारे जैसे कार्यकर्ता उसके पीछे लगेंगे और उसे जिताएंगे, चाहे वो कोई भी हो। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी ने हमसे बातचीत की। बीजेपी से लगातार जुड़े हुए हैं, कई सालों से जुड़े हुए हैं, और लगातार अपने क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। इनका ये दावा है कि इस बार एनडीए की सरकार तो बनेगी ही, लेकिन उन तमाम क्षेत्रों में एनडीए के कैंडिडेट ही जीतेंगे। देखना दिलचस्प होगा। चुनाव नज़दीक है, 2 से 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में तमाम नेता, तमाम जो कैंडिडेट हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं। पार्टीज लगातार लगी हुई है कि इस बार
हमें फतह हासिल करनी है। देखना दिलचस्प होगा, हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड।